हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमने शुरू किया है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमने अब तक डिस्कस किया मेंडेलियन जेनेटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में आप नोटिस करोगे जो मेंडल के बाद साइंटिस्ट आए उन लोगों ने कुछ अलग तरह के बिहेवियर्स नोटिस किए जीन्स के। वो जो बिहेवियर हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात फिर मैं याद दिला देना चाहता हूं, हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल रहे हैं मेंडल को, क्योंकि उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स दिया, कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास हो रहे हैं उसका मैकेनिज्म दिया। अब हम जो अलग तरह की डेविएशन देख रहे हैं, ये डेविएशन में जो करेक्टर्स हैं वो इनहेरिट वैसे ही होंगे जैसे मेंडल ने एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन इनके थोड़े से रिजल्ट डेविएट हो जाएंगे, वो हमें नोटिस करने हैं। लेट्स सी पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस। पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड लियोट्रोपी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका मतलब डोमिनेंस तो है लेकिन वो इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, पहचानना कैसे है, ये सारी चीजें हम इस चीज में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझते हैं। आप देखो जो ये आपको फ्लावर नजर आ रहा है, ब्यूटीफुल फ्लावर, ये डॉग फ्लावर है, ठीक है। इसका नाम डॉग फ्लावर इसलिए है, जब इस फ्लावर को आप ऐसे पकड़ते हो और ऐसे दबाते हो तो बेसिकली इसका मुंह वैसे ही ओपन क्लोज होता है जैसे डॉग बार्क करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डॉग फ्लावर। अदरवाइज एंटीरिनम मेजस भी बोलते हैं, स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहां पे देखी जा सकती है, फ्लावर कलर इन फोरोक्लोक प्लांट और मिराबिलिस जलापा। वो कैसे नोटिस होती है वो हम डिस्कस करेंगे, ये है क्या चीज। अब आप देखो, सबसे पहले मेंडल की बात करते हैं। मेंडल ने एक प्योर टोल प्लांट को एक प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस किया। F1 जनरेशन में टोल प्लांट आए, और जब हमने F1 जनरेशन की सेल्फिंग की तो F2 जनरेशन में टोल भी आए, ड्वार्फ भी आए। यही नोटिस किया हमने। तो उस केस में उन्होंने बोला जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसे डोमिनेंट बोलते हैं, जो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसे हम रिसेसिव बोलते हैं। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस उससे अलग कैसे है, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स की इनकम्प्लीट डोमिनेंस उससे अलग कैसे है। इसमें आप प्योर रेड फ्लावर वाले डॉग फ्लावर को प्योर व्हाइट फ्लावर वाले डॉग फ्लावर के साथ क्रॉस करोगे तो उसके बाद F1 जनरेशन में आपको पिंक कलर के फ्लावर नजर आएंगे। तो अब बड़े ध्यान से देखो, एक पेरेंट रेड है, दूसरा पेरेंट व्हाइट है, लेकिन जो F1 जनरेशन है उसमें पिंक आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें जो एक्सप्रेशन आया तो आप बोल सकते हो वो इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन है, रेड और व्हाइट के बीच का एक एक्सप्रेशन है। और आप ये भी कह सकते हो कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें F1 जनरेशन किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करती, क्योंकि पेरेंट्स तो रेड और व्हाइट हैं और F1 जनरेशन पिंक आ रही है। इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। It is inheritance in which offspring shows characteristics intermediate between two extreme parental characteristics. जो F1 जनरेशन है वो जो करेक्टरिस्टिक शो कर रही है वो बीच के हैं, इंटरमीडिएट हैं बिटवीन टू एक्सट्रीम पेरेंटल करेक्टर, जैसे रेड और व्हाइट के बीच का पिंक हो गया। फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर और एंटीरिनम मेजर स्पीशीज एंड मिराबिलिस जलापा और फोरोक्लोक प्लांट। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल समझते हैं। अब आप देखो इसमें हमने क्या किया, प्योर रेड फ्लावर वाले प्लांट को प्योर व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस किया। आप मान लो इसके पोलन ग्रेन को इसकी स्टिग्मा पे शेड कर दिया। अब ये प्योर रेड है तो इसका जीनोटाइप हो गया कैपिटल आर कैपिटल आर।
ये प्योर व्हाइट है तो इसका जीनोटाइप हो गया स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इस केस में ये रेड वाला जो गैमीट बनाएगा वो तो कैपिटल आर बनाएगा, और जो ये व्हाइट वाला गैमीट बनाएगा वो स्मॉल आर बनाएगा। तो इस केस में F1 जनरेशन में जो ऑफ सफरिंग प्रोड्यूस हुआ, हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ, वो हाइब्रिड क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक। अब ये पिंक जो ऑफ सफरिंग प्रोड्यूस हुआ है, ना तो ये रेड से मैच करता है ना ये व्हाइट से मैच करता है, ठीक है। उसके बाद अब हम इस केस में क्या हम सोच सकते हैं भी जो करेक्टर्स हैं वो मिक्स होके पिंक कलर बन गया, ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, वी हैव टू चेक। अब हम क्या करेंगे, जो F1 प्लांट है इसकी सेल्फिंग करेंगे। अब F1 प्लांट है जो, ये तो हेट्रोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके कारण ये दो तरह के गैमीट्स बनाएगा, एक गैमीट बनाएगा कैपिटल आर, दूसरा गैमीट बनाएगा स्मॉल आर। अब मान के चलो इस पे हमने फीमेल गैमीट्स लिखने हैं, इस साइड पे हमने मेल गैमीट्स लिखने हैं, एक स्क्वायर बन गया, पुन्नट स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के एक साइड पे हमने जो फीमेल गैमीट्स लिखे, तो फीमेल ने 50% कैपिटल आर गैमीट्स प्रोड्यूस किए, 50% स्मॉल आर गैमीट्स प्रोड्यूस किए। मेल ने 50% कैपिटल आर स्पर्म्स प्रोड्यूस किए, 50% स्मॉल आर स्पर्म्स प्रोड्यूस किए। अब प्रोबेबिलिटी बोलती है ये वाला जो एग है वो ये वाले स्पर्म के साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये वाले स्पर्म के साथ भी फ्यूज हो सकता है। चलो करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, जीनोटाइप आ गया कैपिटल आर, और इसका फिनोटाइप आएगा रेड। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, स्मॉल आर व्हाइट। तो इस केस में हमने नोटिस किया जो पुन्नट स्क्वायर में हमें जीनोटाइप्स नजर आ रहे हैं और फिनोटाइप्स नजर आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं एक रेड, एक व्हाइट और दो पिंक। आप बोल सकते हो 1:2:1। तो फिनोटाइप क्या नजर आ रहा है, रेड, दो पिंक, एक व्हाइट, ये फिनोटाइप नजर आ रहे हैं 1:2:1। और जीनोटाइप क्या नजर आ रहे हैं, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर और दो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी वही रेशो होगी 1:2:1। इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपकी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो 1:2:1 आएगी। ये देखो 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट, फिनोटिपिक रेशो 1:2:1, और जीनोटिपिक रेशो वो भी 1:2:1, 1 कैपिटल आर 1 स्मॉल आर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर। Hence, here phenotypic and genotypic ratios are same. This means that capital R was not completely dominant over small r. इसका मतलब कैपिटल आर भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, स्मॉल आर भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक थोड़ा सा कम एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब मान के चलो कैपिटल आर वाला 60% एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल आर वाला 40% एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन एक्सप्रेस तो दोनों कर रही हैं। और जब दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो उनके एक्सप्रेशन से प्रोटीन्स बन रही हैं, उनकी मिक्सिंग से इसका पिंक कलर आ रहा है। इज दिस क्लियर? तो ये चीज बोल रहे हैं दी कैपिटल आर वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकंड कॉन्सेप्ट आ गया अपना कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस है ना, को का मतलब होता है दो, दोनों इकट्ठे, इकट्ठे डोमिनेंट है। अब इस केस में कोडोमिनेंस में क्या नजर आ रहा है, कोडोमिनेंस में नजर आ रहा है जब आप एक प्योर मेल को एक प्योर फीमेल के साथ क्रॉस करवाओगे तो F1 आएगा जो हाइब्रिड, उसमें आपको मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स नजर आएंगे। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन। अब ह्यूमंस में एक ब्लड ग्रुप पाया जाता है ए बी ब्लड ग्रुप।
उसे समझने से पहले मैं आपको समझा दूं ये ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं और कैसे चेक किए जाते हैं। ये मान के चलो एक ऐसे इंसान का आरबीसी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उस केस में इस इंसान के आरबीसी पे जो सरफेस एंटीजन पड़े हैं इन्हें बोलते हैं ए एंटीजन। दीज आर नोन एज ए एंटीजन। ए एंटीजन। और सेकंड नंबर पे जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके आरबीसी के सरफेस पे पड़े हैं, ये देखो बी एंटीजन। दोनों एंटीजन अलग अलग है ना, ए एंटीजन को स्फेरिकल सा दिखाया है और बी एंटीजन को ट्रेंगुलर सा दिखाया है। और जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास देखो ए एंटीजन भी पड़ा है, बी एंटीजन भी पड़ा है। इसका मतलब ए अलील और बी अलील, ए अलील एंड बी अलील बोथ इक्वली एक्सप्रेस हुए हैं, तभी इस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ए बी। 50% क्या एक्सप्रेस किया, आई ए अलील, 50% एक्सप्रेस किया आई बी अलील, तो इस इंसान की कंडीशन क्या बन गई, ए बी ब्लड ग्रुप। और जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास ना ए एंटीजन होता है ना बी एंटीजन होता है। ये देखो इसके सरफेस पे ना ए एंटीजन नजर आ रहा है ना बी एंटीजन नजर आ रहा है। अब हमें इसे समझने के लिए हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। मतलब जो आई जीन है वो कंट्रोल करता है हमारे ब्लड ग्रुप को। इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर जिसे एंटीजन बोलते हैं, दैट प्रोट्यूड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। इसका मतलब जो ये आई जीन है इसके अलग अलग तरह के अलील्स होते हैं। इस जीन के कारण जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं एक तरह के कार्बोहाइड्रेट, एक तरह की शुगर जिसे हम एंटीजन बोलते हैं। जीन आई है 3 एलील, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। देखो ये आई ए आई बी स्मॉल आई हमारी पॉपुलेशन में पड़ा है, बट एक इंसान के पास एक टाइम में सिर्फ 2 अलील्स ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो उस केस में मेरी कंडीशन हो सकती है आई बी, मतलब मेरे मदर से मेरे पास अलील आया आई बी और मेरे फादर के से मेरे पास अलील आया आई बी। या मेरी कंडीशन हो सकती है हेट्रोजाइगस, मेरी मदर से मेरे पास जीन आया आई बी और मेरे फादर के पास से अलील आया स्मॉल आई, मेरी कंडीशन होगी आई बी स्मॉल आई। अगर मैं होमोजाइगस हूं आई बी, अगर मैं हेट्रोजाइगस हूं आई बी स्मॉल आई। तो उस केस आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। ये देखो इसमें हमने शुगर को स्फेरिकल बनाया है, इसमें हमने शुगर को ट्रायंगुलर बनाया है। अलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। जो स्मॉल आई है वो एक ऐसा अलील है जो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसलिए उस पर कोई सरफेस एंटीजन ओ ब्लड ग्रुप वाले पे नहीं पड़ा। जीनोटाइप्स ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप। अब हमने देखा ये ऊपर की तरफ फादर है, नीचे की तरफ मदर है। अब मदर हमने ली हेट्रोजाइगस बी, तो मदर की कंडीशन है आई बी स्मॉल आई और फादर की कंडीशन है आई ए स्मॉल आई। अब जो मदर है ये 2 तरह के एग्स बनाएगी। एक एग ऐसे बनाएगी जिसमें आई बी अलील पड़ा है, एक एग ऐसे बनाएगी जिसमें स्मॉल आई अलील पड़ा है। और फादर 2 तरह के स्पर्म्स बनाएगा, एक में आई ए अलील पड़ा है, दूसरे में स्मॉल आई अलील पड़ा है। तो फादर के गैमीट्स हमने ऊपर की तरफ लिख दिए, मदर के गैमीट्स हमने नीचे की तरफ लिख दिए। अब प्रोबेबिलिटी बोलती है ये वाला एग ये वाले स्पर्म के साथ फ्यूज हो सकता है या ये वाला एग इस स्पर्म से फ्यूज हो सकता है। अगर आप मान के चलो ये वाला एग इससे फ्यूज हुआ तो हमारे पास जीनोटाइप बच्चे का क्या आ गया, आई ए आई बी। अगर ये वाला एग इससे फ्यूज हुआ तो हमारे पास कंडीशन आ गई आई बी स्मॉल आई। और अगर ये वाला गैमीट इससे फ्यूज हुआ हमारे पास कंडीशन आ गई आई ए स्मॉल आई। अगर ये वाला इससे फ्यूज हुआ हमारे पास कंडीशन आ गई स्मॉल आई स्मॉल आई। क्लियर हुई बात। इस तरीके से जो बच्चों के जीनोटाइप्स हैं डिसाइड होते हैं जब पेरेंट्स के जीनोटाइप्स हमें
पता हो। तो उस केस में अब जीनोटाइप्स हो कौन से सकते हैं? अब ब्लड ग्रुप हमें पता है कौन कौन से हैं। एक तो ए ब्लड ग्रुप है, एक बी ब्लड ग्रुप है, एक ए बी ब्लड ग्रुप है, एक ओ ब्लड ग्रुप है। अब जिस आदमी का ए ब्लड ग्रुप है उसके पास जीनोटाइप, उसका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? या तो होगा आईए आईए, मतलब उसके मदर से भी उसे अलील मिले आईए, उसके फादर से भी उसे अलील मिले आईए। अगर वो हेटेरोजाइगस है तो उसकी कंडीशन होगी आईए स्मॉल आई। सपोज कर लो उसकी मदर से उसे मिला आईए, उसके फादर से मिला स्मॉल आई। दोनों टाइप्स की कंडीशन में उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, चाहे वो आईए आईए होमोजाइगस है, चाहे वो आईए स्मॉल आई हेटेरोजाइगस है। अगर ब्लड ग्रुप बी है, जैसे मेरा बी है, तो जो मेरा जीनोटाइप है वो क्या होगा? या तो होगा आई बी, अगर मेरे मदर से मेरे पास जीन आया है आई बी और मेरे फादर से अलील आया है आई बी, तो मैं होमोजाइगस हो गया आई बी। अगर मेरी मदर से आई बी आया है, सपोज कर लो फादर से स्मॉल आई आया है, तो मेरी कंडीशन हेटेरोजाइगस होगी आई बी स्मॉल आई, तो मेरा ब्लड ग्रुप बी हो गया। जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास एक अलील आया है आई ए, दूसरा अलील आया है आई बी, तभी ब्लड ग्रुप बना ए बी। अब आई ए और आई बी ये इक्वली डोमिनेंट हैं, को डोमिनेंट हैं, तो उस केस में इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, तो ये एग्जांपल होगी को डोमिनेंस की। और जिस आदमी का ब्लड ग्रुप ओ है इसके पास दोनों रिसेसिव हैं स्मॉल आई, और रिसेसिव कब एक्सप्रेस करता है? होमोजाइगस कंडीशन में। क्लियर हुई बात? जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से ग्रुप समझ आया। और मदर की कंडीशन अगर ये है और फादर की कंडीशन ये है, तो उनके बच्चों की कंडीशन क्या हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी समझ आई हमें। एलील्स फ्रॉम पेरेंट 1, एलील्स फ्रॉम पेरेंट 2, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ब्लड टाइप। अब मान के चलो जो एलील है पेरेंट 1 का वो आईए है और एलील फ्रॉम पेरेंट 2 वो भी आईए है, तो जीनोटाइप क्या बनेगा? आईए आईए। और ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? एक्सप्रेशन क्या आएगा? ए। अगर एलील फ्रॉम पेरेंट आईए है और अलील फ्रॉम पेरेंट 2 आई बी है, तो जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या बनेगा? आई ए आई बी, ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी। अगर एक पेरेंट का अलील है आई ए और दूसरे पेरेंट का अलील है स्मॉल आई, तो कंडीशन क्या बनेगी? आई ए स्मॉल आई, और ब्लड ग्रुप बन गया ए। अगर एक पेरेंट की कंडीशन है आई बी, दूसरे पेरेंट से मिला अलील आई ए, तो उस केस में ब्लड ग्रुप बन जाएगा ए बी और जीनोटाइप बन जाएगा आई ए आई बी। अगर फादर से आया आई बी और मदर से भी आया आई बी, तो बच्चा हो गया होमोजाइगस आई बी और ब्लड ग्रुप बन जाएगा बी। अगर एक पेरेंट से आई बी आया और पेरेंट से स्मॉल आई आया, तो बच्चा बन गया हेटेरोजाइगस बी आई बी स्मॉल आई, और आई बी डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप बी बन जाएगा। अगर फादर से स्मॉल आई अलील और मदर से आया स्मॉल आई अलील, बच्चे का जीनोटाइप क्या बन गया? स्मॉल आई, और ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ओ। बात समझ आई? When IA and IB are present together, they both express their own types of sugars. This is due to codominance. ठीक है, क्योंकि IA और IB दोनों इक्वली डोमिनेंट हैं। अगर IA अलील और IB अलील दोनों पड़ा होगा, तो उस केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा और उसके आरबीसी पे दोनों तरह के सरफेस एंटीजन और शुगर प्रेजेंट होंगे। इसे बोलते हैं कोडोमिनेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स का है मल्टीपल एलिलिज्म। इट इज अ कंडीशन इन विच मोर देन टू एलील्स गवर्न द सेम करेक्टर। अब हम यही पढ़ रहे हैं, मेंडल ने भी यही बोला, एक करेक्टर को कंट्रोल करने वाले दो फैक्टर होते हैं,
लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं, इसे हम मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हैं। बट अगर एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो से ज्यादा अलील्स प्रेजेंट हैं तो वो पॉपुलेशन में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें आपको नजर आएगा आई ए अलील भी पड़ा है, आई बी अलील भी पड़ा है, स्मॉल आई अलील भी पड़ा है। पर एक इंडिविजुअल के पास इन तीन अलील्स में तो सिर्फ दो अलील्स ही होंगे, या तो आई ए या आई ए स्मॉल आई ए आई बी, आई बी आई बी, आई बी स्मॉल आई, स्मॉल आई स्मॉल आई। एक आदमी के पास तो दो अलील्स ही होंगे जो उसके ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन में तीन अलील्स पड़े हैं जो हमारे ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। इसे बोलते हैं मल्टीपल अलील्स। इफ मोर देन टू अलील्स आर प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, ध्यान रखो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं पॉपुलेशन, दिस इज नोन एज मल्टीपल अलीलिज्म। जैसे ड्रोसोफिल है, फ्रूट फ्लाई, उसमें आप देखोगे आई कलर को कंट्रोल करने के लिए 15 अलील्स हैं। अब 15 अलील्स एक ड्रोसोफिला में तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब उनकी पॉपुलेशन में 15 अलील्स पड़े हैं। 15 अलील्स आर प्रेजेंट इन पॉपुलेशन ऑफ ड्रोसोफिला, बट एक ड्रोसोफिला के पास दो अलील्स होंगे आई कलर को कंट्रोल करने के लिए। मेरे ख्याल से मल्टीपल अलीलिज्म आपको क्लियर हो गया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीमेनिक जेनिक जीन इनहेरिटेंस। अब आप इस केस में एक चीज नोटिस करो, इट इज द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन टू जीन्स और मल्टीपल जीन्स। वो तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखो मैं एलील्स नहीं बोल रहा, इस बार मैं जीन्स बोल रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट जीन्स। इट इज द इनहेरिटेंस इन विच सम ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय थ्री और मोर जीन्स, मल्टीपल जीन्स, ठीक है, जो अलग अलग लोकस पे पड़े हैं। जैसे मान के चलो हमारा स्किन कलर है, हमारा स्किन कलर है, उसे बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। जो बहुत सारे जीन्स हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम पे पड़े हैं, अलग अलग पोजीशन पे पड़े हैं। मल्टीपल एलीलिज्म की एग्जांपल होगी ह्यूमन स्किन कलर। ये देखो डायग्राम में सही नजर आ रहा है ना, स्किन कलर नजर आ रहे हैं, कितनी वेरिएशन है। ये एल्बिनो है ना, ये नीग्रो है, और ये बीच वाला मुलेटो है। इज दिस क्लियर? और ह्यूमन हाइट, इसका मतलब ह्यूमन हाइट को भी कंट्रोल करने वाले बहुत सारे जीन्स हैं जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे अलग अलग लोकस पे पड़े हैं, अलग अलग पोजीशन पे पड़े हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। अब जो मल्टीपल या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसका एनवायरनमेंट पे बहुत, इन्वायरमेंट का भी इस पे बहुत इफेक्ट होता है। आप मान के चलो एक आदमी है या मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं। जब मोनोजाइगोटिक ट्विन्स तो एक ही जाइगोट से बने हुए हैं, इनका मतलब उनके पास जीन्स भी सेम है, अलील्स भी सेम है। अब एक को हमने कहा बास्केटबॉल खेल, खुला खा नंगा नहा, एंजॉय कर मतलब लाइफ को, और दूसरे को हमने स्ट्रेस में डाल रखा है। अगर तू ऐसे नहीं करेगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर तू ऐसे नहीं करेगा ऐसे हो जाएगा, खेलो मत ज्यादा, पढ़ाई पे ध्यान दो। लोअर क्लासेस से ही ऐसे कर रखा है, 7th 8th क्लास से ही बोल रखा है उसे, भाई तू इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, तुझे डॉक्टर बनना है। उसे प्रेशराइज कर रखा है। अब वो बंदे की ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो बॉडी डेवलपमेंट है, वो उससे कम होगी जो बंदा अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा खेल रहा है, बट जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट या दोनों में जीन्स और अलील सेम है। तो इसका मतलब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाले जो करेक्टर्स हैं,
ऐसे करेक्टर जिन्हें बहुत सारे डिफरेंट जीन्स कंट्रोल करते हैं, उनका एनवायरमेंट का उन पे बहुत जबरदस्त इंपैक्ट होता है। जैसे मान के चलो मेरा कलर है, मैं धूप में ज्यादा घूमना शुरू कर देता हूं तो मेरा रंग बहुत काला हो जाता है। मैं थोड़ा धूप में कम घूमता हूं तो मेरा रंग थोड़ा साफ होना शुरू हो जाता है। तो एनवायरमेंट है जो वो इम्पैक्ट डाल रहा है मेरे जीन्स पे, इस चीज का ध्यान रखना है। इन अ polygenic trait, phenotype reflects the contribution of each allele. The effect of each allele is additive. इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। अब मान के चलते हैं एक है नीग्रो और एक है अल्बिनो। जो नीग्रो है इसके पास जीनोटाइप है IA या इसके पास जीन पड़े हैं AA, BB, CC। कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C। ये कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C डिफरेंट जीन्स हैं जो क्रोमोसोम्स के डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट है। और जो अल्बिनो है इसकी कंडीशन है स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल c। तो इसका मतलब अल्बिनो के पास कोई भी डोमिनेंट अलील नहीं है। जो डोमिनेंट अलील है वो एडिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। अब आप बड़े ध्यान से देखो, जो ये नीग्रो है इसकी मैरिज करवा देते हैं इस अल्बिनो से, तो ये नीग्रो है, ये जो स्पर्म बनाएगा, गैमीट्स बनाएगा, वो क्या होंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। ये स्पर्म बना दिया। और जो ये एल्बिनो लेडी है, ये जो एग बनाएगी वो बनाएगी स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C। अब ये एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होंगे, तो फ्यूज होने के बाद कंडीशन हो जाएगी F1 जनरेशन में कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c। अब इस केस में जो ये कंडीशन डेवलप हुई है F1 हाइब्रिड की, इसे नेचर में स्टडी किया गया। जो नीग्रोज हैं, जब उनकी मैरिजेस एल्बिनोज के साथ हुई तो F1 जनरेशन में कैसे बच्चे पैदा हुए। अब F1 बच्चों की जब मुलेटो बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मुलेटो, इंटरमीडिएट कलर, ठीक है। मुलेटो की शादी मुलेटो से हुई तो अगले बच्चों की क्या कंडीशन हुई, इसे प्रॉपरली स्टडी किया गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, तो जाके हमें समझ आया इसका जेनेटिक सिस्टम क्या है। तो उस केस में आप देखो, जिसके पास 6 के 6 जीन्स और अलील्स डोमिनेंट थे, ये हो गया बिल्कुल काला। जिसके पास एक भी डोमिनेंट अलील नहीं था या जीन और अलील नहीं था, वो हो गया अल्बिनो, बिल्कुल गोरा। अब इसके पास 1, 2, 3 तीन डोमिनेंट अलील हैं, 3 रिसेसिव अलील हैं, तो डोमिनेंट अलील तो 3 ही रह गए, तो ये क्या हो गया, मुलेटो। अगर सपोज कर लो इसमें मैं एक डोमिनेंट लेटर और बढ़ा देता हूं और एक रिसेसिव करेक्टर कम कर देता हूं, कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c। पहले 3 थे अब 4 हो गए, तो डोमिनेंट अलील बढ़ गया, तो ये अपना एडिटिव इफेक्ट शो करेगा, इसका रंग मुलेटो से थोड़ा ज्यादा काला हो जाएगा। अब 4 की जगह 5 डोमिनेंट अलील कर देता हूं तो ये थोड़ा और काला हो जाएगा। अगर 6 के 6 कर देता हूं तो ये नीग्रो हो जाएगा। इसका मतलब जो डोमिनेंट अलील्स हैं वो अपना एडिटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं, जितने डोमिनेंट अलील्स बढ़ते जाएंगे उतना कलर डार्क होता जाएगा इस केस में। इज दिस क्लियर? ये एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
human skin color. Assume that three genes, capital A, capital B, capital C, controls human skin color. तो इस केस में dominant forms capital A, capital B, and capital C responsible for dark skin color, and recessive forms small a, small b, and small c for light skin color. Genotype with all the dominant alleles, capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, capital C. Darkest skin color, Negro. ये वाला. Genotype with three dominant alleles plus three recessive alleles, intermediate skin color जिसे हम क्या बोल देते हैं, मुलेटो. जो बात मैंने आपको इससे पहले समझाई. 10. Number of each type of allele in genotype determine the darkness or lightness of the skin. जितने डोमिनेंट अलील्स बढ़ेंगे उतना कलर डार्क होता जाएगा, जितने डोमिनेंट अलील्स कम होंगे उतना लाइट कलर बढ़ता जाएगा. इसका मतलब डोमिनेंट अलील के बढ़ने से एडिटिव इफेक्ट आ रहा है कैरेक्टर में. नेक्स्ट आ गया लियोट्रोपी. अब तक हमने पढ़ा एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, अगर कैपिटल टी जीन है तो उसके साथ प्लांट टोल हो रहा है, ये बोला हमने. अब अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं लियोट्रोपी. इफ वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर, दिस इज नोन एज लियोट्रोपी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एनालॉजी में मान लो जो आटा है वो एक जीन है. अब आटे से रोटी भी बनाई जा सकती है, जो आटा है वो केक भी बनाया जा सकता है, आटे से पूरी भी बनाई जा सकती है. तो उस केस में एक जीन मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस में इन्वॉल्व हो रहा है, दिस इज नोन एज लियोट्रोपी. क्लियर? ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये ब्लू कलर का क्रोमोसोम है और वो जो रेड कलर का आपको सिंगल जीन नजर आ रहा है. जो जीन जहां पे क्रोमोसोम में पड़ा है दैट पॉइंट इज नोन एज लोकस. लोकस इज अ पोजीशन ऑन क्रोमोसोम विच टेल्स अस द एड्रेस ऑफ जीन. लोकस क्या होता है? क्रोमोसोम पे वो पोजीशन होती है जो हमें एक जीन का एड्रेस बताती है. ठीक है, तो ये सिंगल जीन. अब ये जो सिंगल जीन है ये ट्रेट ए कंट्रोल कर रहा है, ट्रेट बी कंट्रोल कर रहा है, ट्रेट सी कंट्रोल कर रहा है, कितनी सारी ट्रेट कंट्रोल कर रहा है सिंगल जीन. इसे बोलते हैं लियोट्रोपी. एक जीन का बहुत सारे कैरेक्टर्स को, ट्रेट्स को कंट्रोल करना. In most cases, mechanism of leuotropy is the effect of gene on metabolic pathways which contribute towards the different phenotypes. Example, starch synthesis in P, phenylketonuria, sickle cell anemia. ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं? लियोट्रोपी की, जिसमें आप नोटिस करोगे एक जीन एक से ज्यादा मल्टीपल इफेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा है. Phenylketonuria and sickle cell anemia are genetic disorders in which mutant gene exhibits many phenotypic effects. जो म्यूटेंट जीन है, डिफेक्टिव जीन है, वो बहुत सारे एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है. एग्जाम्पल, फिनाइलकीटोन्यूरिया रिजल्ट्स इन मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन. जीन तो भाई एक डिफेक्टिव हुआ फिनाइलकीटोन्यूरिया में, तो इफेक्ट कितने नजर आ रहे हैं? मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन. एक जीन के डिफेक्टिव होने से कितने सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो गए. समझ पा रहे हो बात? लियोट्रोपी में जो दूसरी एग्जांपल ली है हमने, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट.
starch is synthesized effectively by capital B gene. Therefore, large starch grains are produced. मान के चलो एक पी का प्लांट है, उसके पास कैपिटल बी जीनोटाइप पड़ा है, मतलब एक कैपिटल बी उसकी मम्मी से आया, दूसरा कैपिटल बी उसके पापा से आया, तभी उसका जीनोटाइप बना कैपिटल बी जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। अब बेसिकली अगर कैपिटल बी होगा तो उस केस में पी के जो स्टार्च ग्रेन्स होंगे वो बड़े होंगे, देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पी। अगर स्मॉल बी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स, इट आल्सो शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब लियोट्रोपी की एग्जांपल तो है ही है, साथ में किसकी एग्जांपल होगी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अब इस क्रॉस से समझते हैं, कैपिटल बी इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस, लार्ज साइज्ड सीड्स, lesser starch synthesis in small b, small size seeds। अब इसने गेमीट प्रोड्यूस किया कैपिटल बी, इसने गेमीट प्रोड्यूस किया स्मॉल बी, तो कंडीशन आ गई कैपिटल बी स्मॉल बी, इंटरमीडिएट साइज्ड सीड आ गया ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना ये इस पेरेंट से मिलता है ना ये इस पेरेंट से मिलता है, एक नया करेक्टर आ गया इंटरमीडिएट करेक्टर, इसे ही बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और दूसरे नंबर पे हम क्या देख रहे हैं? लियोट्रोपी, एक जीन का एक से ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करना। क्लियर? स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी जीन, देयरफॉर लार्ज ग्रेन स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। स्मॉल बी हैव लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। क्लियर? तो एक जीन का मल्टीपल इफेक्ट हो गया। एक तो स्टार्च ग्रेन अगर बड़े हो रहे हैं तो सीड भी बड़ा हो रहा है, स्टार्च ग्रेन छोटे हो रहे हैं तो सीड भी छोटा हो रहा है। अब ये जो स्मॉल साइज्ड सीड है जिसमें स्मॉल बी वो बने हैं, इसमें स्टार्च सिंथेसिस नेग्लिजिबल हुई है। तो स्टार्टिंग में तो सीड में पानी भरा हुआ था, जब ये सीड थोड़ा मैच्योर होगा तो ये डिहाइड्रेट करेगा, डिहाइड्रेट होके ये रिंकल शेप्ड हो जाएगा, इट विल बिकम रिंकल शेप। और इसमें स्टार्च है, स्टार्च बेसिकली कम पानी एब्जॉर्ब करता है, तो इसके कारण पानी भी डिहाइड्रेट, तो ये गोल का गोल रहेगा। इज दिस क्लियर? कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, जो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस का मतलब जैसे आई बी स्मॉल आई, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन हेट्रोजाइगोट्स देयर आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। नॉर्मल अनमोडिफाइड और फंक्शनिंग एलील प्रोड्यूसेस ए नॉर्मल एंजाइम that is needed for transformation of substrate. Modified allele or mutant allele produces any one of the following effects: normal or less efficient enzyme. In this case, modified allele produces the same phenotype like unmodified allele. It becomes dominant. आप बात समझो, ये कैपिटल टी जीन है हमारे पास, इसमें म्यूटेशन होगी, एम का मतलब म्यूटेशन होगी, इससे ये स्मॉल टी जीन बन गया। जो ये स्मॉल टी जीन बने तो ये क्या कर रहा है? या तो ये स्मॉल टी बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है जैसा कैपिटल टी प्रोड्यूस कर रहा है, वैसा ही नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है जैसा कैपिटल टी प्रोड्यूस कर रहा है म्यूटेशन के बाद भी, या ये एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो लेस एफिशिएंट हो गया। मॉडिफिकेशन के बाद, म्यूटेशन के बाद कैपिटल टी जब स्मॉल टी में ट्रांसफॉर्म हुआ तो इसने लेस एफिशिएंट एक्सप्रेशन देना शुरू कर दिया। ठीक है, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम। इन दिस केस मॉडिफाइड अलील प्रोड्यूसेस द सेम फिनोटाइप लाइक अनमॉडिफाइड अलील, तो ये तो डोमिनेंट ही कहलाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन सेम है।
या क्या हो सकता है जब कैपिटल टी से स्मॉल टी बना म्यूटेशन से, ए नॉन फंक्शनल एंजाइम, मतलब कैपिटल टी तो फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसका जो म्यूटेंट है, मॉडिफाइड फॉर्म है स्मॉल टी, वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा। या हो सकता है मतलब ऐसी म्यूटेशन होगी स्मॉल टी में, ऐसी म्यूटेशन होगी वो एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा हो एंजाइम एट ऑल। तो ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है? ये आर्टिकल कहना चाहता है जब एक जीन में म्यूटेशन होती है तो उससे एलील्स बनते हैं। जब एलील्स बनते हैं तो हो सकता है वो एलील वही एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हो जो उसका जीन प्रोड्यूस कर रहा है। हो सकता है जो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हो वो लेस एफिशिएंट हो सकता है उस केस में जो मॉडिफाइड एलील है, म्यूटेंट है, वो डिफेक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा हो सकता है उस केस में वो एंजाइम बनाना ही बंद कर दे। अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या एंजाइम बनाना ही बंद कर दिया, इन दीज केसेस phenotype depends only on functioning of unmodified allele, hence modified allele becomes recessive। ठीक है, अगर वो डिफेक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो जो स्मॉल टी है उसका तो अपना कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। अगर कैपिटल टी उसके साथ आ गया तो अपना एक्सप्रेशन कैपिटल टी दे देगा, स्मॉल टी तो वैसे ही पड़ा है उसके साथ एक्सप्रेशनलेस, जिसे हमने रिसेसिव बोल दिया। अब आ गई इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, डायहाइब्रिड क्रॉस। जो मेंडल है जब उन्होंने क्रॉस बनाने शुरू किए तो स्टार्टिंग में उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म में हजारों कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन उन्होंने एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया जिसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला। उसके बाद उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉसेस बनाने शुरू किए जिसमें वो दो कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे थे। दे आर स्टडिंग टू कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली। जैसे प्लांट की हाइट होगी एक कैरेक्टर और सीड का कलर हो गया दूसरा कैरेक्टर, टू कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली जब स्टडी किए जाते हैं उस क्रॉस को बोला जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस, और इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। It is a cross between two parents differing in two pairs of contrasting characters. Mendel made some dihybrid crosses in pea plants. Cross between pea plant with round shaped and yellow colored seeds. राउंड शेप एक करेक्टर हो गया, येलो कलर सीड का दूसरा करेक्टर हो गया। तो दो डिफरेंट करेक्टर्स जो दो डिफरेंट जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें साइमल्टेनियसली स्टडी करना इज डायहाइब्रिड क्रॉस। तो इसलिए जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस था तो उसमें क्या करते थे, राउंड शेप्ड सीड को रिंकल शेप्ड सीड के साथ क्रॉस करते थे। अब राउंड येलो कलर्ड सीड को ग्रीन कलर सीड के साथ क्रॉस किया जा रहा है। तो दो कैरेक्टर साइमल्टेनियसली स्टडी किए जा रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। ये देखो, राउंड शेप एक कैरेक्टर हो गया, येलो कलर दूसरा कैरेक्टर हो गया, ग्रीन कलर और रिंकल्ड सीड, ठीक है, दो कैरेक्टर हो गए। तो अब इसमें राउंड शेप और येलो कलर ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, और रिंकल और ग्रीन कलर्ड सीड ये रिसेसिव ट्रेट्स हैं। ठीक है, लो जी डायहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं। अब हमने एक पेरेंट ले लिया जिसमें दो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट रख रहे हैं, राउंड शेप येलो कलर। राउंड शेप के लिए होमोजाइगस है तो कंडीशन होगी कैपिटल आर कैपिटल आर। येलो कलर है उसके लिए कंडीशन होगी कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और रिंकल शेप होगी, ग्रीन कलर हो गया, दोनों रिसेसिव ट्रेट्स हैं, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब ये जो
होमोजाइगस डोमिनेंट है, जब ये गेमीट बनाएगा तो राउंडनेस के लिए एक अलील जाएगा उसमें और येलोनेस के लिए भी एक अलील जाएगा। तो इसने जो स्पर्म बनाया वो बनाया कैपिटल आर कैपिटल वाई। और जो ये रिंकल्ड ग्रीन जीनोटाइप है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसमें जो गेमीट बनाया उसमें एक स्मॉल आर आ गया, एक स्मॉल वाई आ गया। अब इन दोनों को क्रॉस करवाया तो आपके पास F1 जनरेशन आ गई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब भाई कैपिटल आर हमें पता है डोमिनेंट है तो स्मॉल आर तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कैपिटल वाई डोमिनेंट है तो स्मॉल वाई एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इस केस में ये है हेट्रोजाइगस है लेकिन फिनोटाइप डोमिनेंट वाला है, राउंड एंड येलो मतलब इम्प्योर और हाइब्रिड बन गया F1। अब जो इम्प्योर और हाइब्रिड बन गया इसकी सेल्फिंग करनी है, मतलब इसके ही पोलन ग्रेन इसकी ही स्टिग्मा पे शेड करनी है। तो पी में तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, फूल को खोलो ही मत, अपने आप ही अपना पोलन ग्रेन अपनी स्टिग्मा पे गिर जाएगा। सेल्फिंग तो बहुत आसान काम है। तो उस केस में आप नोटिस करेंगे जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मान लो आप इसे हमने कंसिडर कर लिया फीमेल, और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसे हमने कंसिडर कर लिया मेल। अब इस केस में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितनी तरह के गेमीट्स बनाएगा? हर एक गेमीट में एक आर एक वाई तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आर किसे कंट्रोल कर रहा है? शेप को। वाई किसे कंट्रोल कर रहा है? सीड कलर को। इसका मतलब हर एक गेमीट में आर एंड वाई जो डिफरेंट लोकस पे पड़े हुए जीन्स हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो उस केस में आप देखो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। कैपिटल आर ये ले लिया हमने, इसके साथ स्मॉल आर जा सकता है, जो कैपिटल आर है इसके साथ कैपिटल वाई जा सकता है, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जा सकता है। प्रोबेबिलिटी कहती है कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जा सकता है, प्रोबेबिलिटी कहती है स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई जा सकता है, या स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई जा सकता है। दो डिफरेंट जीन्स हैं, दोनों की इंडिपेंडेंट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो बंधे थोड़ी हुए हैं, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के बंधा थोड़ी हुआ है, आर कैपिटल वाई के साथ भी जा रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा रहा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा है। तो अगर पेरेंट की कंडीशन ये है तो ये बेसिकली चार तरह के गेमीट्स बनाएगा। ये चार तरह के एग्स बन गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और ये चार तरह के स्पर्म बन गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। वैसे ही गेमीट्स एक्स के बन गए, वैसे ही गेमीट्स स्पर्म्स के बन गए। अब प्रोबेबिलिटी बोलती है F2 में ये इसके साथ भी क्रॉस हो सकता है, ये इसके साथ भी क्रॉस हो सकता है, इसके साथ भी क्रॉस हो सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और ये वाला ये भी चारों में से किसी एक के साथ क्रॉस हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है। अब F2 जनरेशन में क्या आएगा? तो ये पुन्नेट स्क्वायर देखते हैं, ये पुन्नेट स्क्वायर चेकर्ड बोर्ड बन गया। इस चेकर्ड बोर्ड में हमने क्या किया, इधर लिख दिए मेल गेमीट, इधर लिख दिए फीमेल गेमीट, इधर लिख दिए मेल गेमीट, इधर लिख दिए फीमेल गेमीट। अब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई इस कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ फ्यूज हो सकता है। अगर हुआ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कंडीशन बनेगी, और ये कैपिटल वाई इससे भी फ्यूज हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये इससे भी फ्यूज हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब ये इससे भी फ्यूज हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये वाला जो एग है वो ये वाले स्पर्म्स के साथ भी फ्यूज हो सकता है। तो ऐसे आपने फ्यूज करते जाना है, जैसे जैसे आप फ्यूज करते जाओगे
तो चेकर्ड बोर्ड में ये वाले बॉक्सेस भरते जाएंगे। अब ये वाले एग को इन स्पर्म से फ्यूज करने हैं तो ये वाले कंडीशंस आ जाएंगी। ये वाले एग को इन स्पर्म से फ्यूज करोगे तो ये वाली कंडीशंस आ जाएंगी। तो इस चेकर्ड बोर्ड से पुन्नट स्क्वायर से आपको क्या नजर आ रहा है? इस पुन्नट स्क्वायर से आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप नजर आ रहे हैं। अब आप देखो कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल वाई F2 डाई हाइब्रिड के F2 क्रॉस में कितने बने? कैपिटल आर कैपिटल वाई पूरा चेकर्ड बोर्ड देख लो, 1 बना। और इस केस में आप देखो स्मॉल वाई वाले कितने बने? वो भी 1 बना। और उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई 1 बना। और उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई ये वाले, ये तो बीच में बन ही गया अलग। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई ये हो गया, ये हो गया। स्मॉल आर स्मॉल वाई सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखो तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, डायहाइब्रिड क्रॉस इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। अब अगर आप इसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो निकालना चाहते हो तो आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो में आप काउंट कर लो राउंड और येलो कितने आए, राउंड और येलो 2, राउंड और येलो 3, राउंड और येलो 4, राउंड और येलो 5, राउंड और येलो 6, राउंड और येलो 7, राउंड और येलो 8, राउंड और येलो 9। ये देखो कलर से समझ आ गया 9। और उसके बाद राउंड और ग्रीन फिनोटाइप की बात कर रहे हैं, राउंड ग्रीन और उसके बाद राउंड ग्रीन, उसके बाद राउंड ग्रीन 3, और उसके बाद रिंकल येलो रिंकल येलो रिंकल येलो 3 और रिंकल ग्रीन 1। तो रेशो क्या आ गई? फिनोटिपिक देखने में 9:3:3:1। ये तो होगी फिनोटिपिक देखने में।
देखो कलर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं ना, कलर से आपको पता लग रहा है। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या आई, 1 कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, 2 कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 कैपिटल आर स्मॉल वाई 1, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 2। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हो इन्हें, तो आपके पास जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगी। और जीनोटिपिक रेशियो निकालने का एक बहुत बढ़िया तरीका भी है। डायहाइब्रिड ग्रोथ इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड ग्रोथेस, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको अब जीनोटिपिक रेशियो लेनी है तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो कितनी आ गई, 1:2:1 इंटू 1:2:1। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। डायहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो निकालनी है तो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस की रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, वो रेशियो आ जाएगी आपको। इस 1 को पहले इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो। क्या आ गया, 1:2:1। फिर इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2। फिर इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4। फिर इस 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2। फिर इस 1 को फिर मल्टीप्लाई करो, इस 1 को इस 1 के साथ 1, फिर इस 1 को इस 2 के साथ 2, फिर इस 1 को 1। ये आ गई अपनी जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड ग्रोथ, विच इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड ग्रोथ। आप करके देख लो, आपके पास रेशियो आएगी 1:2:2:4:2:1:2:1। आप काउंट कर लो, 1:2:1:2:4। आप काउंट कर लो, आपकी वही रेशियो आएगी जो मैंने इस फार्मूले से आपको जीनोटिपिक रेशियो सिखाई है। अब आप फिनोटिपिक रेशियो निकालना चाहते हो, ये देखो, ये फिनोटिपिक रेशियो अगर आप निकालना चाहते हो तो इस केस में आप दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस की फिनोटिपिक रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो। 3:1 एक होगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, और 3:1 दूसरे मोनोहाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो होगी। आप मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, इस 3 को पहले इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9। फिर इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, इस 2 3। फिर इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, इस 2 3। फिर इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 1। 9:3:3:1। आप काउंट भी कर सकते हो, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। अगर जीनोटिपिक रेशियो पूछी है तो मोनोहाइब्रिड प्रोसेस की जीनोटिपिक रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो। अगर फिनोटिपिक पूछी है तो मोनोहाइब्रिड की फिनोटिपिक रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अदरवाइज अगर आपको पेपर में चेकर्ड बोर्ड बनाने को बोलते हैं तो मैंने सिंपल बोला, अगर पेरेंट की कंडीशन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो उस केस में वो 4 तरह के गेमेट बनाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है, एग्स के केस में भी, स्पर्म्स के केस में भी। तो इन्हें मल्टीप्लाई करो, आपका चेकर्ड बोर्ड और पुनट स्क्वायर बन जाएगा। इसमें कौन कितने बन रहे हैं ये आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपको जीनोटिपिक रेशियो पूछ सकता है, डायहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो पूछ सकता है F2 जनरेशन में, और उसके बाद इसमें राउंड और येलो कितने बने, ठीक है, इसमें हाइब्रिड कितने बने, ठीक है, इसमें एक होमोजाइगस दूसरे हेट्रोजाइगस कितने बने। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है।
On observing F2 generation, Mendel found that the yellow and green color segregated in a 3:1 ratio. येलो एंड ग्रीन, ठीक है, ये येलो एंड ग्रीन एक दूसरे के एलील्स हो गए ना, राउंड एंड रिंकल्ड ये एक दूसरे के एलील्स हो गए, शेप आर सेग्रीगेटेड इन 3:1 रेशियो, मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस का प्रोडक्ट है। डायहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3, रिंकल्ड ग्रीन 1। अगर फिनोटिपिकली पूछे एग्जामिनर 9 तो एक पेरेंट जैसे आगे, राउंड और येलो एक पेरेंट है, राउंड और येलो, और रिंकल्ड और ग्रीन ये दूसरे पेरेंट जैसे आगे, और ये जो तीन तीन आई हैं ये हाइब्रिड हैं। देखो राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो ये हाइब्रिड हो गए, ये एक पेरेंट जैसे हो गए, ये दूसरे पेरेंट जैसे हो गए, ये दोनों हाइब्रिड हो गए। तो एग्जामिनर ने पूछा फिनोटिपिकली कितने हाइब्रिड बन रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में, आप बोलोगे 6। वो पूछ रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के पेरेंट जैसे कितने आ रहे हैं, बोलोगे 10। नो, एक पेरेंट जैसे, दूसरा एक पेरेंट जैसा, फिनोटिपिक देखने में वैसे आ रहे हैं। अब जीनोटिपिक का अलग हिसाब है। It is derived as a combination series of 3 yellow, 1 green with 3 round, 1 wrinkled। देखो वही काम किया है इसने। डायहाइब्रिड क्रॉस इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, 9:3:3:1। 9 एक पेरेंट जैसे, एक पेरेंट जैसा, 10 पेरेंटल टाइप्स आ गई, 6 हाइब्रिड आ गई। डायहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप मैंने बोला ना, मल्टीप्लाई कर दो जीनोटिपिक रेशियो दो मोनोहाइब्रिड की 1:2:1 को 1:2:1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ठीक है, तो इस केस में जीनोटिपिक पूछ रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई 1 आया, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई 1 आया। ठीक है, पेरेंटल जीनोटाइप 2 ही आई है, एक ये वाला पेरेंट, एक ये वाला। बाकी कैपिटल आर कैपिटल वाई 2 आए हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई भी 2 आए हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 4 आए हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई 1 आया है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई 2 आए हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई 1 आया है, स्मॉल आर कैपिटल वाई 2 आए हैं। ये होगी रेशियो 1:2:1:2:4। आप काउंट कर लो, 1:2:1:2 1:2:1:2 1:2:1:2, ठीक है, is to 4 is to 2 is to 1 is to 2 is to 1 काउंट कर सकते हो आप। ये जीनोटिपिक रेशियो है। अब एग्जामिनर ने आपसे डायहाइब्रिड जीनोटाइप्स पूछे या फिनोटाइप पूछे, ये आपने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। अब जो मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस है, डायहाइब्रिड क्रॉस से एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज निकल रही है। ये चीज निकल रही है, जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ नहीं बंधा हुआ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ नहीं बंधा हुआ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ नहीं बंधा हुआ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ नहीं बंधा हुआ। ये इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं, इनमें कोई जुड़ाव नहीं है। ये दो डिफरेंट जीन्स जब गैमीट्स के थ्रू अगली जनरेशन में पहुंचते हैं तो बेसिकली इंडिपेंडेंटली असोर्ट करते हैं, एक दूसरे से कोई लगाव शो नहीं करते। इसे बोलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, थर्ड लॉ मेंडल भी बोल देते हैं। और इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट प्रूव करनी है
तो आपको हाइब्रिड क्रॉस लेना ही पड़ेगा, जो डिफरेंट जीन्स की इनहेरिटेंस को स्टडी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जो साहब बोल रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ बंधा नहीं हुआ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ बंधा नहीं हुआ, ये इंडिपेंडेंटली जब गेमीट्स बनते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो अगली जनरेशन में पास ऑन होते हैं, तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। when more than when more than one pair of characters are involved in a cross, more than one pair of characters are involved in a cross, factor pairs independently segregate from the other pair of characters। अब इस डायग्राम के थ्रू समझो, ये कैपिटल ए स्मॉल ए एक दूसरे के अलील्स हैं, ये कैपिटल बी स्मॉल बी एक दूसरे के अलील्स हैं। अब जब गेमीटोजेनेसिस होगी तो हमें पता है जब मियोसिस होगी तो 1 से 4 सेल्स बनेंगे, तो इस केस में जब 1 से 4 सेल्स बनेंगे तो इस केस में कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। यही कंडीशन दिखाई है इन्होंने, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ जुड़ा नहीं हुआ, कोई बहुत जबरदस्त प्यार नहीं है इनमें, ये जब गेमीट्स बनते हैं तो रैंडमली असॉर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा रहा है, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी जा रहा है, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। ये देखो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। ये देखो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, देखो सारे इंडिपेंडेंट हो गए। कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी आ गया, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी भी आ गया, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी आ गया, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी आ गया। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो डिफरेंट जीन्स की बात चल रही है, जो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, जो दो डिफरेंट जीन्स क्रोमोसोम्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे अलग अलग लोकाई पे पड़े हैं, ठीक है, दूर दूर पड़े हैं, तो बेसिकली जब गेमीटोजेनेसिस होती है, गेमीट्स बनते हैं, तो कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब भाई व्हाई डिड मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, व्हाई मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। बहुत बार हो जाता है, लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका काम लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। इसका एक रीजन ये भी हो जाता है, वो काम अहेड ऑफ टाइम होता है, मतलब जो आदमी पैदा हुआ तो लोग उतने इंटेलिजेंट नहीं है उसकी बात को समझ सके। देन वर्क इज अहेड ऑफ टाइम। जो मेंडल हैं वो पहले आदमी थे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स बायोलॉजी में यूज किया। उसके पहले लोग बायोलॉजिस्ट हैं जो, वो प्रोबेबिलिटी और स्टैट बिल्कुल भी बायो में यूज नहीं करते थे। जो मेंडल की सक्सेस का रीजन रहा वो लोगों को समझने में फेलियर बन गया। ऐसे और बहुत सारे रीजंस हैं जिनके कारण उनका काम अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ अजम्पशंस भी लगती हैं, कुछ प्रोबेबिलिटीज भी लगती हैं,
कुछ केसेस में सही रिजल्ट आ भी रहे होते हैं, कई केसेस में सही रिजल्ट नहीं भी आ रहे होते, तो उस केस में कई बार हम ही श्योर नहीं होते जो काम हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। कई बार सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता हमें। एक छोटे से गांव में एक आदमी बैठा है, उसने मिरेकुलस वर्क कर दिया, लेकिन वो मिरेकुलस वर्क है जो वो पूरी दुनिया तक पहुंच ही नहीं रहा। उस टाइम फेसबुक और व्हाट्सएप भी नहीं होते थे। ये कुछ फेलियर रहे उनके। communication was not easy and his work could not be widely publicized। कम्युनिकेशन बहुत टफ थी, मैंने आपको बताया ना व्हाट्सएप थी ना फेसबुक था ना ट्विटर था। आजकल तो एक सेकंड में बात इधर से उधर चली जाती है, ठीक है। और उनका जो वर्क था वो कोई बहुत अच्छी जर्नल में मैगजीन में नहीं छपा, लोकल मैगजीन में छप गया जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम थी। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स और मेंडल तो फैक्टर्स बोलते थे एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन इस मार्कर की तरह जा रहे हैं, मिक्स नहीं होते, वाज नॉट एक्सेप्टेड। लोग सोचते थे करेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं, तो उन्हें ये डिस्क्रीट स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया। मेंडल कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन सीन इन नेचर, जो ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन नेचर में नजर आ रही है ये कहां से आ रही है उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए मेंडल। मेंडल मैथमेटिकल अप्रोच was totally new and unacceptable। ये बात तो आज भी आप देखोगे, जो बायोलॉजी वाले लोग हैं वो मैथमेटिक्स को थोड़ा कम यूज करते हैं। और आप बोल सकते हो पुराने टाइम में बायोलॉजी वाले लोग मैथमेटिक्स को थोड़ा कम यूज कर पाते थे। आज के टाइम में तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट हैं बायोमैथ, मतलब बायो को मैथ के साथ क्लब कर दिया उन्होंने। उस टाइम लोगों को समझ नहीं आई। मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। अगर कोई जीन है या कोई फैक्टर है जो एक पर्टिकुलर करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, एक जनरेशन से बिना मिक्स हुए दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, तो उसका प्रूफ तो देना पड़ेगा। अभी ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ये प्रूफ नहीं दे पाए मेंडल। वे कहां से दे देते? उनकी जो जेनेटिक्स है वो कैसी जेनेटिक्स है, फिनोटाइप से जीनोटाइप की तरफ जाने वाली। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे थोड़ी देख रहे थे, कोई न्यूक्लियस थोड़ी ढूंढ रहे थे, कोई क्रोमोसोम थोड़ी ढूंढ रहे थे, कोई जीन्स थोड़ी वर्कआउट कर रहे थे। वो तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्लांट्स को। अगर इस प्लांट को इस प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में कैसे बच्चे पैदा होते हैं, अगर उसकी सेल्फिंग करते हैं तो अगली जनरेशन F2 जनरेशन में कैसे बच्चे पैदा होते हैं। तो उस हिसाब से वो अज्यूम कर रहे थे कि ऐसे जीनोटाइप होने चाहिए, ऐसा कुछ डिस्क्रीट पार्टिकल होना चाहिए जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होने है। तो फिजिकल प्रूफ देने का तो मतलब ही नहीं। तो ये कुछ फेलियर रहे जिसके कारण उनका जो वर्क है अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। मेंडल्स लास्ट वर्ड मीन वीट वर्ड स्कून कॉमन। In 1900
Hugo de Veris, Corens and von Schirmack independently rediscovered Mendel's result. 1900 में अब 3 बंदे आए हैं जो रीडिस्कवर करेंगे मेंडलिज्म को और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे मेंडल क्या कह रहे हैं। अब नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये हम करेंगे अगले लेक्चर में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लेक्चर को ढंग से समझ रहे हो और अपनी एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ रहे हो, और उसके बाद भी बेटा जो प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ, देन मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ।